वेलकम टू मैथ्स विद इसाक। मैथ्स विद इसाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 15 है। तो इस लेक्चर 15 में हम एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इसका आज रहेगा पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डेटा के रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये स्पेशली जेकेएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए डिज़ाइन की गई है। तो अगर आप इस चैनल से अपने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद इसाक पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे आप क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे फेसबुक पेज का इंटरफेस है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्योंकि हमारे पास मेथड्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के रिलेटेड सिलेबस में दिया गया है, पहले हम जानेंगे ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स यही है तो इसके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन ज़रूरी पता होनी चाहिए। सो द प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड अफ्रेश फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दस हैपन्स टू बी ओरिजिनल इन कैरेक्टर। मतलब वो डेटा जो अफ्रेश हो, जो हमने कलेक्ट किया हो फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि इससे पहले इस डेटा को किसी ने कलेक्ट नहीं किया हो, जो अपने कैरेक्टर में ओरिजिनल हो। ओरिजिनल किससे कहते हैं? जो इससे पहले जो है किसी ने यूज़ ना किया हो। ठीक है, तो उस हिसाब से उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब हमारे पास है सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जिसको ऑलरेडी जो है किसी ने यूज़ किया है अपनी स्टडी में या स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस जो है उससे पास हुआ हो, यानी कि स्टैटिस्टिकली इसको किसी ने यूज़ किया हो, जो है इससे रिज़ल्ट उसने जो है ऑब्टेन किए गए हो, और आप उन्हीं रिज़ल्ट्स को जो है या उसमें से कोई भी चीज़ जो है यूज़ कर रहे हो, तब जाके वो जो हमारे पास डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी डेटा। सो इन शॉर्ट प्राइमरी डेटा जो है वो होता है ओरिजिनल, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जिसमें आप करते हो रीयूज़। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा को आप इसी ओरिजिनल डेटा को आप यूज़ जब करोगे अपनी स्टडी में, ठीक है, किसी के ओरिजिनल डेटा को अगर आप यूज़ करोगे अपनी स्टडी में तो उसको हम कहेंगे रीयूज्ड मटेरियल। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उसको कहते हैं फिर सेकेंडरी डेटा। तो ये जस्ट था डेफिनेशन। अब हम अपने जो है टॉपिक पे आते हैं। जो मेथड्स है ना प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, देखिए प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन बात तो एक ही है कि हमें डेटा को कलेक्ट करना है। अब किस चीज़ से कलेक्ट करना है वो मेथड्स पे हम सीखेंगे कि कैसे हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो प्राइमरी डेटा है, क्योंकि ये ओरिजिनल है तो आपको इसको ओरिजिनली कलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि ये जो डेटा सेकेंडरी डेटा है ये ऑलरेडी से अवेलेबल है हमारे पास, तो बस इसको क्या करना है, कंपाइलेशन करना है। कंपाइलेशन हमने इससे पहले पढ़ा था। तो जो प्राइमरी डेटा है उसको हमें ओरिजिनली जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर भी जो है हमें जो डेटा जो प्राइमरी डेटा है वहाँ हमें जाना है और उसको खुद कलेक्ट करना है। ठीक है, सोर्सेज से कलेक्ट करना है। लेकिन ये जो सेकेंडरी डेटा है ना, सेकेंडरी डेटा पहले से ही आपको पता है कि सेकेंडरी डेटा मुझे फलानी जगह मिलेगा। ठीक है, जो कि पहले से ही जो है वहाँ पड़ा होगा, तो आपको उसे उठाना है और फिर डेटा 1 में से आपको कुछ चीज़ें चाहिए, डेटा 2 में से आपको कुछ चीज़ें चाहिए, डेटा 3 में से आपको कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, और उस हिसाब से आप इन सारी चीज़ों को फिर कंपाइल करोगे। ठीक है, और अपनी स्टडी में यूज़ करोगे, तो उस हिसाब से जो मेथड्स इसके होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब हम पहले सीखेंगे कि प्राइमरी डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। वैसे तो मेथड्स बहुत ज़्यादा है अभी के लिए। अब ये मान के चले जी हमारे पास 12 जो है बेस्ट मेथड्स अवेलेबल है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से 4 मेथड्स को अच्छी तरीके से आपको यहाँ से
मेंशन करूँगा और बाकी जो बचते हैं 8 उनको मैं आपको हल्का हल्का सा ओवरव्यू दूंगा, ताकि अगर एग्ज़ाम में उनके बारे में कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तो मतलब छोड़ने वाले में से नहीं है, हम तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 4 हमारे पास कौन इम्पॉर्टेंट मेथड्स है। तो पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इंटरव्यू मेथड दूसरा है। तो हम जो है जहाँ से भी हमें पता चले कि जो हमारा डेटा जो है जहाँ से हमें दरकार है, तो हम उस पर्सन के पास जाएंगे, उसको इंटरव्यू करेंगे और फिर उसकी बताई हुई चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर मतलब एक पेपर जैसा होता है, उस पर हम जो है क्वेश्चन रखेंगे और वही पर्सन जो है उसको फिलअप करेगा और आपको फिर वापस भेजिएगा। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चनियर में भी सीखेंगे। और इसके बाद है शेड्यूल। ये भी एक क्वेश्चनियर टाइप जैसा होता है, लेकिन इसमें जो इसको रेस्पोंडेंट कहते हैं हम, जो फिल करता है ना इसका, जो इस क्वेश्चनियर को फिल कर, इसको हम कहते हैं रेस्पोंडेंट। लेकिन शेड्यूल में दूसरा है, उसमें इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है वही इसको फिल करता है। ये हम आगे सीखेंगे अच्छी तरह से। ये बस मैंने यहाँ से डिफरेंस कहा कि क्वेश्चनियर और शेड्यूल के बारे में, कि वो कैसे आपस में डिफर करते हैं। ये तो एक ही चीज़ है ना। ठीक है, तो उसके अपने अपने फ़ायदे हैं, क्वेश्चनियर के फ़ायदे, शेड्यूल के भी फ़ायदे हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए अब हम जो है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनके बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं आज इन 2 को यहाँ से लेता हूँ। तो अगले वीडियो में मैं इन 2 को लेता हूँ। ठीक है, और जो 8 और मेथड्स हमारे बचते हैं, 8 मेथड्स, उनको मैं दूसरी वीडियो में, जो ये वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन और शेड्यूल लाऊंगा, उसी वीडियो में मैं इनको भी इंक्लूड करूंगा, ताकि आपको जो है 2 वीडियो में इस प्राइमरी डेटा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड पे। ऑब्जर्वेशन मेथड दिया था JB वॉटसन ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। So under the observation method, the information is sought by way of investigators' own direct observation without asking from the respondent. देखिए यहाँ से आपको 2 टर्म्स आपको याद रखनी है। एक होता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, ठीक है, जिसको डेटा चाहिए। ठीक है, जिसको डेटा चाहिए। और दूसरा होता है रेस्पोंडेंट। और इस रेस्पोंडेंट से हमें डेटा लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा हमें चाहिए और इससे हम डेटा लेते हैं। ठीक है, इसे हम डेटा लेते हैं। तो क्या होता है इस ऑब्जर्वेशन मेथड में, जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को देखता है। ठीक है, रेस्पोंडेंट को वो नहीं कहता है, जहाँ से उसको जाना है वो जाता है वहाँ, और वहाँ से जो है ऑब्जर्व करता है। वहाँ से ऑब्जर्व जब करता है, जो भी उसको जो है चीज़ें वहाँ से दिख जाए वो उसको कलेक्ट करता है, डेटा को रिकॉर्ड करता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इन अ स्टडी रिलेटिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, तो किस स्टडी की बात करें हम? कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक शॉप है, ठीक है, तो आपकी जो सेल्स पर्सन है वहाँ पर जो कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स दे रही हो, तो जब कंज्यूमर वहाँ आता है, आपकी सेल्स पर्सन उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहता है, ओवरऑल जो कंज्यूमर का बिहेवियर वहाँ जो आपकी शॉप के पास रहता है, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसी की एग्जाम्पल हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सो द इन्वेस्टिगेटर ये छोटे मोटे दुकानदार नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, जिनके आउटलेट्स होते हैं, जिनके शोरूम्स होते हैं, वो ये स्टडी करते हैं कि जब हमें कस्टमर जब अंदर आता है तो उसका बिहेवियर वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा जब हम शोरूम्स पे जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स पे जो बहुत हेवी शोरूम्स होते हैं, तो अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का जब वहाँ जाता है ना, तो उसका बिहेवियर ही, वो सेल्स पर्सन उसका बिहेवियर जब देखते हैं ना, तो बस वो समझ जाते हैं कि उसको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है? इसी कंज्यूमर बिहेवियर
उनने स्टडी किया होता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर देख के ही वो बता सकते हैं कि इस कंज्यूमर को, इस कस्टमर को जो है हमें किस प्रोडक्ट की तरह लेना है, ठीक है। सो द इन्वेस्टिगेटर इंस्टेड ऑफ आस्किंग द ब्रांड ऑफ रिस्ट वॉच, ठीक है, यूजर बाय द रेस्पोंडेंट मे हिमसेल्फ लुक एट द वॉच। अब क्या करता है, जब इन्वेस्टिगेटर जाता है, मतलब एक कस्टमर जाता है शॉप पे, तो वो क्या करता है, वो घड़ी का दुकान है, ठीक है, तो वहाँ से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच वो देखता है वहाँ पर। वो जो वहाँ से सेल्स पर्सन होता है, जो रेस्पोंडेंट होता है वहाँ पर, उसको वो नहीं कहता है कुछ, वो खुद ही देखता है। देखिए, क्योंकि वहाँ पर ब्रांड्स बहुत होते हैं, ब्रांड्स का नाम यहाँ नहीं लूँगा, ब्रांड 1 होगा, ब्रांड 2 होगा, तो ब्रांड 3 होगा, ब्रांड 4 होगा। तो वो अगर वहाँ यहाँ से जो इन्वेस्टिगेटर आएगा वो उसको कहेगा कि मुझे वॉच, जो इस ब्रांड की मुझे वॉच चाहिए, तो वो उसको स्पेशली यही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर इस ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करता है, वो इन चारों को देखेगा, उसको उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से कोई बायस ही नहीं रहता है ना, क्योंकि वो खुद देखता है जो उसको पसंद आती है फिर वॉच वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली जो है वो किसी भी ब्रांड को सिलेक्ट नहीं कर सकता, रिस्पोंडेंट को नहीं कह सकता, वो बस स्पेशली अपनी ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके चीज़ों को समझता है। So the main advantage of this method is that the subject to bias is eliminated if observation is done accurately, ठीक है। तो इसमें जो है बाइस नहीं रहता है, ये मैंने आपको पहले ही कहा। So secondly, the information obtained under this method leads to what is currently happening, वो करंट का देखता है, क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करेंगे ना तो करंट का करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ये शॉप ऐसे 50 साल का पुराना है, ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये शॉप जो है अभी अभी पड़ा है, हम बस देखेंगे क्वालिटी, प्रोडक्ट देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, ठीक है। सो इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय आइदर द पास्ट बिहेवियर और द फ्यूचर इंटेंशंस और एटीट्यूड्स। ये चीज़ें हम इसमें नहीं देखते हैं, बस प्रेजेंट का देखते हैं, चाहे फ्यूचर में क्या हुआ है और जो पास्ट में क्या हुआ हो और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उससे उसको कुछ गर्ज नहीं, बस प्रेजेंट का देखता है। सो थर्डली, दिस मेथड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पोंडेंट्स, क्योंकि रेस्पोंडेंट से कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा ना, एटलीस्ट कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है इससे रेस्पोंडेंट से, ठीक है। तो इसमें रेस्पोंडेंट की बाइस भी नहीं रहती है फिर। सो विलिंगनेस टू रेस्पॉन्ड एज सच इज रिलेटिवली लेस डिमांडिंग ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स as happens to be the case in the interview or the questionnaire method। जो इंटरव्यू मेथड है और क्वेश्चनियर मेथड है, तो उसमें जो है हमें रेस्पोंडेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेंगे तो हमारे पास एक रेस्पोंडेंट होगा, तो रेस्पोंडेंट को हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसका कॉपरेशन इम्पॉर्टेंट है। या क्वेश्चनियर मेथड, हम एक पीस ऑफ पेपर देते हैं उसको, उसके पास और अकॉर्डिंगली उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है, तो उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें रेस्पोंडेंट की कॉपरेशन चाहिए, उसका जो है एक्टिव कॉपरेशन चाहिए, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन मेथड में हमें ये चीज़ें नहीं है, हम खुद ही ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो रेस्पोंडेंट की जो हमें कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और जो बाकी चीज़ें हैं, इस मेथड में हमें ये सब चीज़ें नहीं जो है ज़रूरत पड़ती है। ये इंडिपेंडेंट रिसर्च है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है इन्वेस्टिगेटर की तरह से, ठीक है। तो ये इसमें क्वालिटी है। This method is particularly suitable in studies which deal with subjects not capable of giving verbal reports of their feelings for one reason or other। देखिए, ऐसा कभी कभी होता है कि जब हम कोई रिसर्च के लिए जाते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ से हमें डेटा मिलता है, तो वहाँ से जब हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, रिस्पोंडेंट्स होते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं, सो दे आर नॉट केपेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो है रिपोर्ट नहीं दे सकती आपको, मतलब वो बोल नहीं सकती आपको, क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी रिलीजियस आस्पेक्ट अगर होगा तो वो नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ से अगर फॉर एग्जांपल दूसरी कम्युनिटी के लोग होंगे, ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि उनके सेंटिमेंट्स को जो है वो हर्ट करे। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे सिचुएशंस पैदा हो सकती है जहाँ से जो है वो रिपोर्ट्स रिस्पोंडेंट्स की तरह से ना मिले। तो उस हिसाब से जो है ये मेथड जो है बिल्कुल काम करता है, ऑब्जर्व करता है वो
जिसको डेटा चाहिए, इन्वेस्टिगेटर, तो वो खुद ही ऑब्जर्व करता है और महसूस करता है कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग कि इस ऑब्जर्वेशन मेथड में जो है ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है कि इसमें जो है कोई भी फॉर एग्जांपल इलिटरेट अगर है तो वो लिख नहीं सकता, ठीक है। वो मतलब वो उस भाषा में भी नहीं बोल सकता। तो उस हिसाब से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ कुछ भी बातें अगर हम उससे करेंगे तो हो सकता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो है हमें और ज़्यादा चीज़ों का जो है पता चले, तो वो हम अपनी डेटा में जो है रिकॉर्ड करेंगे फिर। सो द नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू मेथड। तो इस इंटरव्यू मेथड में मतलब ये तो कॉमन सी चीज़ है कि हम किसी पर्सन को इंटरव्यू करेंगे और वहाँ से डेटा को इकट्ठे करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है वो यहाँ से सीखनी है वो आपको यहाँ ज़रूरी देखनी होगी। सो द इंटरव्यू मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल वर्ब स्टिमुला, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ द ओरल वर्ब रिस्पॉन्सेज. This method can be used though personal interviews and if possible telephone interviews. मतलब इंटरव्यूज़ तो या तो पर्सनल इंटरव्यू या तो हम आमने सामने बैठे हो या हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ करें, वीडियो कॉल पे हम इंटरव्यू करें, वॉइस कॉल्स, ओके। सो व्हाट इज़ दिस इंटरव्यू मेथड? इंटरव्यू मेथड में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? हम एक यहाँ से इसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर। तो इंटरव्यूअर यहाँ होता है और यहाँ होता है हमारे पास रेस्पोंडेंट। तो यहाँ से इंटरव्यूअर जो है इसको क्वेश्चंस पूछता है और जब पूछता है तो ये इसका आंसर देता है और इंटरव्यूअर उन चीज़ों को जो है रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ओरल वर्बल मतलब यही कि वो उसे कुछ चीज़ें बताता है और वो फिर लिखता है, ठीक है। और ये नहीं कि खाली इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेगा रिस्पोंडेंट को, कभी कभी ऐसा होता है रिस्पोंडेंट भी इंटरव्यूअर को कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो उस हिसाब से भी जो है इंटरव्यूअर उन चीज़ों को भी रिकॉर्ड कर सकता है। सो इन पर्सनल इंटरव्यू, अगर हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, अ पर्सन नोन टू बी द इंटरव्यूअर आस्क्स क्वेश्चंस जनरली इन अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट टू द अदर पर्सन और पर्सन्स, या एक पर्सन हो सकता है या बहुत सारे पर्सन्स हो सकते हैं। तो इंटरव्यूअर इसमें क्या करता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में आके जब पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपको वहाँ से जाना होगा, जहाँ से आपको डेटा कलेक्ट करना है, उस पर्सन के पास जाना हो, उसकी जो लोकेशन पे जाना होगा और उसको फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। सो द इंटरव्यू may also ask certain questions and the interviewer responds to these and the overall information is collected by the interviewer. अब इंटरव्यू भी जो हो गए जिनका हमें इंटरव्यू लेना है वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इंटरव्यूअर उन क्वेश्चंस का आंसर देगा और वो जो सारी इंफॉर्मेशन है अब कलेक्ट करेगा अपनी डेटा में। क्योंकि आजकल हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनमें कैमरा लगा होता है, तो हम ईज़िली उस इंटरव्यू को शूट कर सकते हैं, फिर डेटा को जो है अच्छी तरीके से फिर ऑब्जर्व करके कलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक जो है रीसेंट ट्रेंड में आया है। So the interview may be of the direct personal investigation or it may be indirect oral investigation. अब ये इंटरव्यू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। सो इन केस ऑफ द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इंटरव्यू हैज़ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द सोर्सेज कंसर्न्ड। तो जब पर्सनल इंटरव्यू की बात करें हम, तो इंटरव्यूअर को क्या करना है, उसको पर्सनली जो है कलेक्ट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन उन सोर्सेज से जिन सोर्सेज से उसको डेटा चाहिए। ही हैज़ टू बी ऑन द स्पॉट एंड ही हैज़ टू मीट पीपल फ्रॉम होम द डाटा हैज़ टू बी कलेक्टेड, यानी कि उसको वहाँ जाना है, उस लोकेशन पे जाना होगा एग्जैक्टली, ताकि वो इन लोगों से मिले जहाँ से उसको डेटा चाहिए। ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या हो सकता है, in certain cases it may not be possible or worthwhile to contact directly the persons concerned or on account of the extensive scope of inquiry. आपको किसी मिनिस्टर के पास जाना है, आपको वहाँ से जो है
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बिज़ी होते हैं, उनका बिज़ी शेड्यूल होता है, तो आप वहाँ से नहीं मिल सकते। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि आपको किसी पर्सन के पास डेटा की दरकार है, तो आपको वहाँ से आप वहाँ मिलना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से आप वहाँ नहीं जा सकते। सो इन सच केस एन इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड अंडर विच द इंटरव्यूअर, तो उसमें इंटरव्यूअर क्या करता है, हैज़ टू क्रॉस चेक द अदर पर्सनस हु आर सपोज टू हैव द नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज रिकॉर्डेड। अब इसको क्या करना है कि कभी कभी ऐसा होता है जिस इंसान के पास आपको इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो पॉसिबल नहीं होता कि उस पर्सन से आप मिले, तो आपको क्या करना है, आप क्रॉस चेक करते हैं कि उन पर्सन्स के पास आप जाते हैं जिनसे आपको उम्मीद है कि वो जो है इस डेटा के बारे में जानते हैं। तो आप वहाँ जाओगे, उनसे जो है क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप फिर कलेक्ट करोगे। तो इनडायरेक्टली आप दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे जाओगे या उसके पीए पे जाओगे, ठीक है, या उसकी जो है दूसरे एम्प्लॉयज़ होंगे उनके पास जाओगे कि ऐसा है कि मुझे इस पर्सन के बारे में ये पूछना था, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं उसको ऐसे पूछता तो वो क्या बोलता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस है कि आप वहाँ जाके उन लोगों से मिल के उनको जो है उस डेटा के बारे में जानकारी हो। सो इन केस आप कि हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो आप इनडायरेक्टली जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हो फिर। सो फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरव्यू मेथड द इंटरव्यूअर्स शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये नहीं है कि जब कोई भी जो है कलम और कॉपी को उठा के किसी भी पर्सन के पास अगर हम उसको छोड़ते हैं तो वो फिर इंटरव्यू करता है, नहीं। जब आप देखोगे कभी कभी जब हम इंटरनेट पे इंटरव्यूज़ देखते हैं तो वो बहुत बड़े जो है जो जर्नलिस्ट्स होते हैं वो किसी शख्सियत के पास जाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेंड होते हैं, ठीक है, उनके पास इस इंटरव्यू करने की जो है एक नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज होती है, और फिर उसी इंटरव्यू से उसी नॉलेज से उसी एक्सपीरियंस से वो बहुत से सारे डेटा को जो है इकट्ठे करके वो जब आता है तो अपनी स्टडी में इसको यूज़ करता है, ठीक है। सो दे शुड बी ऑनेस्ट, sincere, hardworking, impartial, must possess the technical competence as necessary, the practical experience. एंड ये तो मैंने आपको भी बताया कि वो ऑनेस्ट होने, ईमानदार होने चाहिए, सिंसियर, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, ठीक है, और उनके पास एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए और काम करने की चाहत होनी चाहिए उनमें, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होगा, जो इंटरव्यू कर रहा है, तो उसमें जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं कि हम इंटरव्यू जो है डिफरेंट टाइप्स से समझते हैं। तो एक पहला होता है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इसमें क्या होता है कि इसमें प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, और इंटरव्यू वही क्वेश्चन इसको पूछता है, और इसमें स्टैंडर्ड टेक्निक्स लगते हैं, पहले से डिज़ाइन की गई हुई टेक्निक्स हैं, उन्हीं को यूज़ करके आप प्री डिफाइंड क्वेश्चंस को जो है आप पूछ सकते हैं, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड। अब अनस्ट्रक्चर्ड में है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सके, जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो उसे हट के आप कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड, डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड। जो भी क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होगा, अगर वो वहाँ से नहीं होते तब जाके वो अनस्ट्रक्चर्ड बनता है, ठीक है। The next is focused. Focused मतलब means to focus attention on the given experience of the respondent and its effects. तो आपको फोकस्ड रहना है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में उसको कहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी आर्टिकल के बारे में, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के बारे में, किसी भी आर्टिकल के बारे में अगर आप उसको पूछते हो, तो आप ये मान के चलते हो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपीरियंस है, तो आप इसको बायोलॉजी की क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ठीक है, ऐसे। तो आपको फोकस्ड रहना हो कि उसकी एक्सपीरियंस किस हिसाब से, तो उसी हिसाब से आपको जो है उन्हीं फील्ड्स में आपको इनके क्वेश्चंस पूछने हैं। सो क्लिनिकल इंटरव्यू कंसिडर द ब्रॉड अंडरलाइंग फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस ऑफ विच कोर्स इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये भी आपको ऐसा ही है कि आपको क्लिनिकली इसको इंटरव्यू करना होगा कि
कि इस एक इंसान की जो एक्सपीरियंस है किस फील्ड में रही है। अगर वो डॉक्टर है तो इन द मेडिकल साइंसेस उसमें जो है एक्सपीरियंस है, तो आप उसी के रिलेटेड उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ नॉन डायरेक्टिव interview. So in this, the interviewer's function is to simply encourage the respondent to talk about the given topic with a bare minimum of direct questions. तो इसमें इंटरव्यू की फंक्शन जो है ना वो सिंपली ये होती है कि आपको रिस्पोंडेंट को एनकरेज करना है कि आप इस टॉपिक के बारे में जो है बात करें, और इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो क्वेश्चनिंग है ना वो मिनिमम रहे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर की इसमें एक कला होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रेस्पोंडेंट को ऐसे इग्नाइट करे ताकि वो इस टॉपिक के बारे में जो है बात करे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंटेंट्स आपको जो है समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद लेक्चर 4 हम प्राइमरी डेटा के जो दूसरे 2 मेथड्स जो बच जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।